नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। मोदी ने जापान यात्रा कर रहे हैं और वहीं से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक जवाब भी दिया है, व्यापारिक जवाब भी दिया है। और क्या है ट्रंप के टैरिफ का जापान से मोदी का जवाब, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी साहब हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुशील, धन्यवाद। सर, मोदी जी जापान में हैं, तमाम भारतीयों से मिल रहे हैं, बुलेट ट्रेन पे सफर कर रहे हैं और तमाम यह भी चर्चाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे हैं, वहां से उन्होंने सीधे से उनको नकार दिया और अब जापान से सीधे चीन के तरफ वो रुख कर रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहां उनके राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये कैसे कहा जा सकता है सर कि चीन और जापान से ट्रंप को जवाब है मोदी का? हाँ देखिए सुशील, बहुत सही सवाल आपने खड़ा किया है। और आप केवल भारत की जनता, हम सब की नजरें ही नहीं प्रधानमंत्री की तरफ हैं। पूरी दुनिया के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी नजरें आज मोदी जी के विदेश यात्रा की तरफ लगी हुई हैं। जी। तो और ये दो विरोधाभासी, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं, जापान जो धुर विरोधी, एक तरह से आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की दृष्टि से चाइना का, दोनों के बीच में बहुत ही टक्कर की स्थिति है लंबे समय से। क्योंकि एक समय जापान ही दुनिया पर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑटोमोटिव की दृष्टि से देखेंगे तो जापान सुपर कहा जाता था। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती थी और जबरदस्त उन्होंने कमाई की है दुनिया में अपने चीजों को बेच करके। लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर चाइना ने अपने को अपग्रेड किया टैक्टिकली और आज वो उससे ऊपर उठ चुका है। तो स्वाभाविक है, प्रतिस्पर्धा तो है उनके बीच में, दोनों के बीच में। तो इसीलिए मैंने कहा कि विरोधाभासी ये विदेश यात्रा है दो देशों की। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, उसमें उससे संबंधित जो एक सदस्य जापान है वहां पहले दौरा करने गए और बहुत मैराथन वहां एक प्रैक्टिस हुई है। इकोनॉमिक दृष्टि से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सामरिक लिहाज से भी काफी कुछ चीजें सामने आई हैं 2 दिन के दौरान, उनके वहां जापान रहने के दौरान। और उसके बाद उनकी यात्रा चीन की ओर है, जो 31 और 1 तक वो वहां 2 दिन वहां रुकने वाले हैं। जी। उसका कारण ये है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की नजरें मोदी जी की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच का जो इक्वेशन है, खास करके अभी केवल और केवल ट्रेड की दृष्टि से, दूसरे अन्य जो विषय हैं, चाहे वो सामरिक रणनीतिक दृष्टि से है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो सब एक विषय है और वो अपनी गति से चलता रहता है। अभी उस पर कोई ऐसा खरोंच नहीं आया है। लेकिन जहां तक ट्रेड का मामला है, उसको लेकर के दोनों के बीच में काफी तनाव की स्थिति बन गई है। यह वैचारिक तनाव है, वैचारिक मतभेद जबरदस्त गहरा गए हैं। भारत की ओर से कोई ऐसा उल्टा बयान तो नहीं दिया जा रहा है, बहुत सधा हुआ बयान हमेशा आता है, जैसा कि कूटनीतिक मामलों में देखा जाता है, हमेशा ऐसी परंपरा रही है। लेकिन इस बार अमेरिका की ओर से अनर्गल बयान जारी किए जाते हैं, चाहे स्वयं प्रेसिडेंट ट्रंप ही क्यों ना हो और उनके जितने सलाहकार हैं, पीटर नावेरो जो उनके सलाहकार हैं इकोनॉमिक की दृष्टि से, जिनका कल भी इंटरव्यू आया हुआ है एक फोरम पर, और उन्होंने कई ऐसे अनर्गल शब्दों से संबोधित किया है भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के एरोगेंट जैसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। ये बात ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हुआ है, देखिए भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है और उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही लगातार हमारी विदेश नीति स्वतंत्र रही है और उसी नीति पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कोशिश की कि हम एक तरफ अमेरिका के साथ भी जाएंगे तो दूसरी तरफ हम रूस के साथ जो हमारी दोस्ती बनी हुई है वर्षों की, कई दशकों की, उसको भी हम बरकरार रखेंगे
और उन्होंने ये दर्शाया, ये साबित किया है कि हम दोनों के साथ चलते हुए एक तो सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और दूसरा एक दूसरे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम किसी किसी गठबंधन में अगर हम क्वाड में हैं, जिस क्वाड को चाइना का विरोधी एक गुट कहा जाता है और चाइना इस बात को लेकर के लगातार अपनी बातें और अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है कि क्वाड का जो गठन हुआ है वो हमारे खिलाफ हुआ है, ये एक सैनिक, मतलब काफी इस तरह की बातें कही जाती हैं कि ये सैनिक गठबंधन होने जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। हालांकि क्वाड की ओर से हमेशा इसकी सफाई दी जाती रही है। तो ऐसे में भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि हम संतुलन स्थापित किए रहें और उसी दिशा में प्रधानमंत्री के कदम आगे बढ़ते रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका की ओर से जिस प्रकार की स्थिति बनी है वो आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने है। रही बात जो आपने कही कि जवाब देने का, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जापान की यात्रा, यानी क्वाड के एक प्रमुख सदस्य जिनकी सबसे अधिक चिंता है इंडो पैसिफिक जो एरिया है, समुद्री जो इलाका है, खास करके जहां से समुद्री जहाज आते जाते हैं, व्यापारिक एक प्रमुख रास्ता है एशिया की दृष्टि से इन सारे कंट्रीज को लेकर के। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको लेकर के वो जापान की सबसे बड़ी चिंता है और प्रधानमंत्री ने पहली अपनी इस विदेश यात्रा के पहले भाग में जापान में कदम रखा है। और देखिए, ये एक व्यक्ति को या कंट्री को आप जब आश्वस्त करते हैं कि किसी भी दृष्टि से हम अगर चाइना के साथ आज कोई भी गठबंधन अगर करते हैं, चाहे देखिए सामरिक तो संभव नहीं है, चाइना के साथ व्यवहारिक दृष्टि से सामरिक गठबंधन तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारा वो सीधा सीधा पड़ोसी और सबसे अधिक सबसे लंबा हमारी जो सीमा है वो चाइना के साथ है। तो ऐसे में, और पिछला इतिहास भी आप देखते हैं तो लेकिन व्यापारिक तो कॉपरेशन चलता रहा है। कुछ पिछले 6-7 वर्षों में कुछ खटास आई थी, जो गलवान वैली वाली घटना हुई या फिर दूसरी जगहों पे जो घटना हुई थी, तो उसको लेकर के, लेकिन जापान को आश्वस्त किया, प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है और उनके जो एक्ट हैं, जो उनका अपीयरेंस है, जो हमारे देश का जापान के प्रति एक कॉपरेशन का हमेशा अपीयरेंस रहा है, उसको लेकर के जापान आश्वस्त है कि किसी भी दृष्टि से अगर चाइना और भारत एक साथ आता भी है व्यापारिक दृष्टिकोण से, ट्रेड की दृष्टि से, तो वो जापान को खतरा नहीं पहुंचाने वाला है। उसका कारण है, और उससे ये संकेत मिल गया, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सुशील, कि जापान जब प्रधानमंत्री अभी गए हैं तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो बातचीत हुई है और उनकी मौजूदगी में 13 प्रमुख एमओयूज हुए हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हैं, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के 13, और जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, विजन एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसे डिक्लेरेशन भी कहा जा सकता है, या ज्वाइंट विजन है इंडिया और जापान का, जिसमें कि 25-30 पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हैं, 8 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको लेकर के कि दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है अगले 10 साल तक हम किस तरह से स्टेप वाइज काम करेंगे दोनों देशों की उन्नति की दृष्टि से, चाहे वो व्यावसायिक हो, सामरिक दृष्टि से भी है, उसमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर के भी है, रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के भी है, जो न्यू एनर्जी सिक्योरिटी है उसको लेकर के, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और एक खास करके जो बैटरी, जो ईवी सिस्टम है, जो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, जिस पर भारत सरकार का काफी फोकस रहा है पिछले कई वर्षों से, खास करके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है उनका फोकस हमेशा रहता है। तो ये सब जो स्थितियां बनी है, जो निर्णय लिए गए हैं सुशील, उससे मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से और आने वाले समय में, हालांकि आज मैं ये कह सकता हूं कि जापान जाकर, और जापान का जो आउटपुट रहा है, आउटपुट पर जब आप सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आउटपुट रहा है, तो जो आउटपुट रहा है उस आउटपुट से तो उन्होंने अमेरिका को बहुत ही करारा जवाब मोदी जी ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये साथ साथ ये भी है सर, मैं देख रहा था कि जो पहला जो सबसे बड़ा झटका है वो 550 अरब डॉलर व्यापार वार्ताकार जो अमेरिका में निवेश होना था जापान का, वो जापान ने शायद डिले कर दिया है, जिसकी घोषणा होनी थी 2 दिन पहले, लेकिन मोदी जी वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद 550 अरब डॉलर का इससे भी अमेरिका तिल मिला गया। दूसरी
जो इसरो को लेकर जो चंद्रयान 5 का जिक्र हो रहा था, और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ये सोच रहा था कि बिना उसके सहयोग का भारत एक मिशन पूरा नहीं करेगा, वो जापान उसके लिए हामी भर दिया कि वो सहयोग करेगा और भारत और जापान मिलकर इस मिशन को पूरा कर लेंगे। ये भी मुझे लग रहा है कि बड़ा झटका अमेरिका के लिए, और वो भी तिल मिलाएगा। दूसरा जो यह मैं कई जगह देख रहा था, विदेश मंत्रालय से एक बयान छपा है, उसमें ये कहा गया है कि जब तक अमेरिका 25% जो अतिरिक्त टैरिफ है वो हटा नहीं देता, तब तक उसके साथ ट्रेड डील पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, जिसमें कृषि, ऊर्जा और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का जहां तक जिक्र किया गया है। तो ये तमाम, साथ ही एक और बड़ी, जब मैं वो सवाल आपसे पूछ ही रहा हूं कि आखिर क्या कुछ मिला भारत को वहां जाने के बाद, ये यात्रा कितनी सफल रही जापान के साथ, लेकिन एक चीज और सर, उसमें मैं यह भी पढ़ रहा था इसकी जापान के प्रधानमंत्री ने यह बयान भी जारी किया है कि जो घटना हुई, जो 26 लोग भारत के मारे गए थे, उस पर उन्होंने निंदा भी की और उन लोगों जवाबी कार्रवाई को सराहा भी है। ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तमाम चीजों का मैं जिक्र करूं, मेरे पास है कि इन तमाम बातों के, और इसके बाद जो सी जिनपिंग जो प्रधानमंत्री है उनसे और पुतिन से मुलाकात, दोनों से मुलाकात होनी है, तो यह भी कहीं ना कहीं अमेरिका से तटस्थता की स्थिति, भारत की ये तमाम चीजें जो हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि इसका सूत्रधार जापान ही बना है। जापान यात्रा के बाद ही कुछ मिला है। ये तमाम, क्या हम इसमें शामिल कह सकते हैं कि तमाम चीजें हैं जो झटका में शामिल हो? हाँ, देखिए उसके पीछे मतलब जो घटनाक्रम है, जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं शासन में, उसके बाद से उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीडिया के सामने जिस प्रकार का मतलब गैर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दिया है, जिस तरह से एक तरह से इंसल्ट किया, बुला 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 कर वहां, चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति हों, चाहे आप साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनको देखिए, एक उनकी एक इज्जत है, उनको किस तरह से बुला करके कैसे वीडियो दिखाकर उनको इंसल्ट करने की कोशिश की, काले गोरे की बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और मीडिया के सामने। ये वैसे देखो, हम लोग जिस उम्र से पत्रकारिता कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक, अब तक की स्थिति में ये जरूर कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण कभी आपको नहीं मिलेगा कि दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हों और उनकी केवल फोटो सेशन, जितनी बात वो कर सकते हैं केवल एक सिस्टमेटिक वे से वो बात कहते हैं और फिर मीडिया को वहां से हटा दिया जाता है। और अगर प्राइवेट कन्वर्सेशन आपस में, अगर हॉट टॉक भी अगर हो, वैसी स्थिति बनती होती है। बहुत सारे विषय होते हैं जिस पर मतभेद होते हैं दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, और दोनों एक दूसरे को कई बातें गर्माहट तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी कैबिनेट को बैठाकर, अपने वाइस प्रेसिडेंट को बैठाकर और पूरी मीडिया को बैठाकर उसके सामने आप किसी को इस तरह से बुरा भला कहें, और जो कि हकीकत में होता नहीं है, केवल उन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत वो इस तरह का काम करते रहे। तो इसीलिए जापान के जो प्रधानमंत्री हैं इशिबा, उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है, जबकि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे, हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद की घटनाओं के बाद से जापान और अमेरिका का कॉपरेशन, जो खास करके कॉमर्शियल कॉपरेशन है सामरिक दृष्टि से, और वो देश, जिस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी अमेरिका पर है कि जापान के पास अपनी सेना उस तरह की नहीं होती है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में। आप उस देश के प्रीमियर के साथ, उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, और बिल्कुल डिक्टेटर होकर के कि हम आप पर इतना टैरिफ लगाएंगे, और उन पर, जापान पर उन्होंने वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन जापान अपने रास्ते से चलता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली वेल टू डू कंट्री है, तो इसीलिए वो उन चीजों को झेल रहा है, करता है, लेकिन कहीं कहीं रिएक्शंस तो होंगे। आखिर उनके भी अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो उनके वहां की जो जनता है, उसको भी तो एड्रेस करना है। वहां की जनता भी तो देख रही है कि अमेरिका किस प्रकार का ट्रीटमेंट हमें दे रहा है या हमारे राष्ट्राध्यक्ष को दे रहा है। तो इसीलिए उसका रिपरकशन है, जो आपने कहा कि $570 बिलियन की बात जो है उन्होंने रोकी है। हाँ, $550 बिलियन की बात जो रोकी है। दूसरा जो आपने इशू उठाया कि जैसे जो चंद्रयान 5 की बात है, इस पर दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और उस पर एक MOU ऑफ कॉपरेशन हुआ है भारत और जापान के बीच में, कि जिस
जो जापान की, जो वहां की जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी है, और भारत की स्पेस एजेंसी जो इसरो है, दोनों के बीच में एक कॉपरेशन का एमओयू हुआ है साइन, और चंद्रयान 5 पर दोनों मिलकर के काम करेंगे। देखिए, हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती है तभी अमेरिका हमेशा झटका देता है। या तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, या आपको एक समय था आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं देगा जिससे कि आपका सैटेलाइट उड़ान भरता है। अल्टीमेटली इंडिया ने अपना बना लिया, आगे चल रहा है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के कम से कम 50 से 60 देशों के सैटेलाइट्स को, उपग्रहों को आज भारत इसरो जो है वो उसको स्पेस में भेज रहा है, अपने सैटेलाइट के माध्यम से, अपने इंजन के माध्यम से, अपनी व्यवस्था के माध्यम से। लेकिन उनको लग रहा था कि शायद इनको हम अरंगा लगा देंगे, तो वो हर उस पॉइंट पर उस नस को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि भारत दबाव में आ जाए। लेकिन आज से 30 साल 40 साल पहले का भारत कुछ और था। तब तो उनके दबाव को भारत ने माना नहीं कभी भी। आज तो भारत काफी काफी आगे बढ़ चुका है, और उन 5 दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो कि अपने अपने दम पे, क्योंकि इनकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके जो यहाँ की इंडस्ट्री है जो कुछ बनाती है, उसका 40 से 50% कंजम्पशन तो इनका खुद का अपने देश में है। हम 140-150 बिलियन मतलब करोड़ के जनसंख्या वाले देश हैं, तो हम तो खुद ही अपना कंजम्पशन खुद करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है आज की तारीख में। हमें क्या आप आंख दिखाते हो? ठीक है, थोड़े दिनों के लिए दिक्कत आ सकती है, जो $50 बिलियन तक की बात जो उन्होंने कही है कि जो एक व्यापार हमारा उनके साथ होता था, ठीक है, उस पर एक तात्कालिक एक विराम लगा हुआ है। अमेरिका इस तरीके से भारत से अलग रह करके नहीं आगे चल सकता। ये वहां के जितने एक्स प्रेसिडेंट्स हैं अभी, चाहे बराक ओबामा से लेकर के नीचे तक जितने लोग हैं, या फिर जितने एक्स वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके बयान देखिए, एक्स सेक्रेटरीज देखिए, डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रहे हैं वहां, उनके बयान देखिए, आपको पता लग जाएगा कितनी हड़बड़ाहट है। जो वास्तव में गंभीरता से वहां सोचते हैं अपने देश के बारे में कि भारत को अलग करके हम कैसे जा सकते हैं। और बल्कि बराक ओबामा ने तो अपनी एक स्पीच में 4-5 दिन पहले कहीं वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा नो वन कैन स्टॉप इंडिया। उन्होंने ये शब्द यूज किया कि इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, हम गलतफहमी में हैं। तो इसीलिए ये जो चीजें आप देख रहे हैं, रिजल्ट स्वाभाविक है, आप नहीं तो कोई और हमारे साथ आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा हमारे साथ आ जाएगा। आज दुनिया जो है कि एक 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 किसी एक धारे में जाकर के नहीं जी सकती, क्योंकि पूरी तरह से अब बहुध्रुवीय है और एक दूसरे पर निर्भरता बनी हुई है। तो जापान को भी लगता है कि भाई भारत तो सबसे करीबी दोस्त हमारा है, और बिजनेस की दृष्टि से तो आपको पता है कि मारुति से लेकर के ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में जापान का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है भारत में, और किस तरह से जापान और भारत का कॉपरेशन चलता रहा है। तो इसीलिए उसी का परिणाम है जो आप 13 बड़े एमओयूज ऑफ कॉपरेशन देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के समक्ष में हुआ है कल, ये उसी का रिजल्टेंट आप देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक बात है, वो तो उनके अपने जो मिस एप्रोप्रिएट अपीयरेंस हैं ट्रंप के। देखिए सुशील, कारण क्या है? हम अमेरिका को इसके लिए अपना दुश्मन नहीं मान सकते, हम अमेरिका को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि अमेरिकी जनता अलग तरीके से सोचती है, बहुत संतुलित सोचती है, और बहुत समझदारी से कोई कदम उठाती है वहां की जनता। वो ऐसा नहीं चाहती, वो कभी भी उनको इस प्रकार का फेस उन्हें पसंद नहीं है। ये तो एक तरह से अपने आप में सॉवरेन स्टेट बन गए हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये खुद ही, अमेरिका एक स्टेट है और एक अलग स्टेट बन गया है डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद सोचता है और खुद ही अपने तरीके से चीजों को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो दुनिया में रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं। ये एक ह्यूमन एंगल है कि आप किसी भी एक किसी के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, आपने सुना जब पिछले दिनों जो बैठक थी वहां जर्मनी में, उस जर्मनी में G20 की जो बैठक थी, उसमें उस बैठक में वहां जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे और डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही एक सेशन अटेंड करके और उसके बाद वापस अमेरिका चले गए थे, तो उन्होंने ट्वीट करके, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्वीट किया मैक्रोन ने, और कहा कि वो ईरान के साथ कुछ समझौता करने के गए हैं, शांति स्थापित करने के लिए गए हैं, कुछ इस प्रकार के पॉजिटिव बातें उन्होंने की। उस
और उनको उन्होंने लायर कहा, झूठा, झूठ बोलता है। मैक्रोन, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया उन्होंने अपने उसके उसके जवाब, उसके ट्वीट के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने। आप अंदाज कर सकते हैं। और अभी 5-7 दिन पहले अमेरिका में सारे यूरोपियन कंट्रीज के प्रीमियर वहां मौजूद थे और उनके साथ जो बैठक चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन और रूस की वार्ता को लेकर के, समझौता वार्ता को लेकर, तो उसमें उन अपने बगल में मैक्रोन उनके साथ बैठे हुए थे और उनको कह रहे थे कि वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, कि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। मैक्रोन उनको ये बोल रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो किस हालात में और क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखो, रिएक्शंस, राष्ट्रपति हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे किसी दूसरे देश के साथ, तो रिएक्शनरी तो उसकी तरह से वल्गर स्वरूप में तो कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कूटनीतिक या रणनीतिक जो एक ट्रेडिशन है वो इस बात को अलाउ नहीं करता। लेकिन रिएक्शंस तो आएंगे। इसीलिए आपने वो 550 बिलियन डॉलर की बातें देखी, इसरो और जापान के स्पेस एजेंसी के साथ जो एग्रीमेंट आपने देखा। इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं कि जापान के प्रीमियर को, यानी उनके प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना था, शायद उन्होंने इस बात को अभी टाल दिया। और अब भारत के साथ आपने देखा किस तरह से गलबैया उन्होंने की हैं। कंटिन्यूअस जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी तरह दौरे में, वहां हर जगह वो मौजूद रहे, हर स्टेप पे मौजूद रहे हैं। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि ये वाकई, चाहे डायरेक्ट समझें या इनडायरेक्ट समझें, ये उनको एक करारा जवाब है कि आप नहीं तो दुनिया भरी हुई है हमें गले लगाने के लिए, हम भी उनको गले लगाने के लिए तैयार है। जी। चीन के राष्ट्रपति से जो मुलाकात होनी है और वहां रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है, इसका कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, रूस के साथ तो हमारी दोस्ती है और उनके साथ तो हमेशा लगातार वार्ता होती रहती है। टेलीफोनिक चर्चा भी पिछले दिनों भी हुई है। जब यूक्रेन वाले मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप से मिलने गए थे, मिलने के आने के ठीक अगले 8 से 10 घंटों के अंदर उन्होंने सबसे पहला फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया और जो वार्ता डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई थी यूक्रेन के मुद्दे पर, उससे उन्होंने इनको अपडेट किया। तो रूस तो हमेशा भारत को अपने साथ लेके चलता है और मोदी जी का भी उनके साथ उसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन रहता है। रही बात चाइना की, तो पिछले दिनों, जब पिछले वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी का रूस में जो दौरा हुआ था और उस समिट में इनके चीन के भी राष्ट्रपति वहां मौजूद थे, शी जिनपिंग भी मौजूद थे, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता पहली बार 7 साल के दौरान, 6 साढ़े 6 साल के दौरान जो विवाद खड़ा हुआ दोनों देशों के बीच में, तो वहां पहली बार दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और वहीं से थोड़ा पॉजिटिव स्टेप्स लिया जाने लगा था। यह कहना गलत होगा कि अमेरिका के दबाव में या अमेरिका ने जो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है भारत के लिए ट्रेड से संबंधित, इसलिए भारत चाइना की ओर जा रहा है, मैं इसे नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो फिर रूस में जब 6 साल से 6.5 साल से दोनों देशों के बीच में गतिरोध पैदा थी और भारत ने कई सारे ऐसे जो टेलीकॉम का सेक्टर है, दूसरे अन्य सेक्टर हैं, चाहे मेट्रो के जो उनके कोचेज हैं वो बनकर चाइना से आते हैं, उन सब चीजों पे एक तरह से उन्होंने विराम लगा दिया था, कुछ नहीं आ रहा था। तो इस कारण से जो स्थिति बनी थी उस समय, तो 6 साल में, 6.5 साल में, उस वक्त तो ट्रंप जीत कर नहीं आए थे, तब तो उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। जब रूस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और रूस में पहली बार 6.5 साल के दौरान में शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। तो देखिए, इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही है। चाइना भी चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई बाजार है तो वो भारत है। और हमको, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है, सामान्य जनता, सामान्य दर्शकों की दृष्टि से ये समझने वाली बात है कि चाइना की मजबूरी है हमसे ज्यादा हमारे साथ खड़ा होना, हमारे साथ मिलना। उसका कारण है क्योंकि अमेरिका ने चाइना को भी झटका दे मारा है, उनके साथ अच्छी स्थिति नहीं है और चाइना की जो इकोनॉमी है हमसे आधे आधे गति से आगे बढ़ रही है। जो जीडीपी उसकी है, हम 6.5%, 7%, अब जो अभी पिछले क्वार्टर का जारी हुआ है, कल ही जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है, 7% से ऊपर का ग्रोथ दिखाया है। पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो उस हिसाब से तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है सुशील, मतलब वो ज्यादातर उनके यहां अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत कम है, अपनी जो उनका उत्पाद है उसकी खपत वो बाहर भेजते हैं।
और वो यूरोप को, अमेरिका को बेचते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी की बूस्टिंग उनकी होती रही है। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनकी इकोनॉमी है, उसको बड़ा झटका लगा है। यूरोप में वो जा नहीं सकते, यूरोप में स्थिति ठीक नहीं है। अमेरिका ने उनको झटका दे मारा है, जिस तरह से ट्रेड का वार उनके दोनों के बीच में चल रहा है। खुल करके नहीं बोल सकता उनको, लेकिन अंदर ही अंदर उनके खिलाफ भी काफी कुछ उन्होंने काम कर रखा है। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? अगर अपनी जीडीपी के ग्रोथ रेट को बनाए रखना है, तो चाइना के पास ऑप्शन क्या है? दूसरा भारत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो भारत है, इसीलिए वो इसकी तरफ देखते हैं। लेकिन भारत के बहुत सारे कंसर्न है सुशील, केवल सामरिक नहीं, केवल जो सीमांकन, जो हमारा विवाद है, केवल वही नहीं है। कई चीजें, ट्रेड के मामले में भी कई चीजें हैं जो भारत रखता है खुल करके। देखो, भारत के जो कूटनीतिज्ञ यहाँ के हैं, वो कई भलगल स्वरूप में नहीं आते हैं, कभी उस प्रकार के भद्दे स्वरूप में नहीं आते हैं। वो बहुत शालीनता के साथ, मगर बहुत ही गंभीरता और बहुत मजबूती के साथ अपनी बातें रखते हैं मीटिंग के दौरान। बाहर मीडिया में वो चीजें नहीं आती हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, तो मैं समझता हूं चीजों को दवाई की दृष्टि से, फार्मेसी की दृष्टि से। मैं आपको बताऊं तो भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन मेडिसिन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जो मेन चीज चाहिए उसका, वो जो इंग्रेडिएंट्स है, वो कहां से? वो चाइना से आता है, वो चाइना के पास है, और बनाते हम हैं। लेकिन आश्चर्य होगा सुन करके आपको और आपके दर्शकों को भी, कि चाइना 1 रुपए की दवाई, बनी हुई दवाई, हम वहां से कच्चा माल उनका लेते हैं दवाई बनाने के लिए, हम खरीदेंगे, हमें कोई परहेज उससे नहीं है, और अब भी खरीद रहे हैं। जब विवाद हुआ दोनों देशों के बीच में 6 7 7, अभी 7 साल लगभग हो गए इन 7 वर्षों में, तब भी हम उनसे वो खरीदते रहे और अपनी दवाई बनाते रहे और दुनिया के देशों को भेजते रहे, बेचते रहे। लेकिन चाइना 1 रुपए की दवाई हमसे नहीं खरीदता है। फॉर्मुलेटेड ड्रग्स जो है, जो बनाई जाती, जो मेडिसिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती है, चाइना 1 रुपए का नहीं खरीदता है। लेकिन वहां के जो लोगों का दबाव है चाइना पर, आप वहां रहे, जो पत्रकार वहां चाइना में लंबे समय तक रहे हैं इंडिया के, आप उनसे बात करें तो आपको बताएंगे कि वहां की जनता का भारी दबाव है चाइना की सरकार पर, कि आप हमें इंडिया से दवाई क्यों नहीं खरीदने देते हो? ये दवाई हमें सस्ती मिल सकती है, और हम दूसरे देशों से दवाई, दूसरे देशों की बनी हुई दवाई, महंगी दवाई खरीदने को मजबूर होते हैं। केवल एरोगेंसी है चाइना को, कि हम इंडिया पर अपनी निर्भरता नहीं दिखाएंगे, हम इंडिया से नहीं लेंगे। लेकिन ये सब सारे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत लंबी बातचीत आपके साथ हो जाएगी, मैं बहुत सारे इनपुट्स आपको दे सकता हूं कि इन दोनों देश, जी, दोनों देशों के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो सकारात्मक संकेत है वो अच्छा है, कि कुछ ना कुछ तो इस बार चाइना से प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आएंगे, और देश की जनता भी यही उम्मीद करती है। जी सर, छोटा सा जवाब लास्ट में, कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही, अमेरिका अगर टैरिफ कम नहीं करता है और ऐसे ही भारत की स्थिति रही, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? मैं आपका सवाल ठीक से समझा नहीं, एक बार दोहराएंगे प्लीज। अगर टैरिफ अमेरिका कम नहीं करता, भारत ने कह दिया है सर कि उसके साथ कोई भी व्यापारिक डील नहीं होगी, ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि भारत लास्ट में दबाव मान के व्यापार, उसी स्थिति पे, उसी टैरिफ पे व्यापार करेगा, या फिर अमेरिका को आंख दिखाने के लिए भारत तैयार है? नहीं, मेरे हिसाब से अब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति अगर आप देखेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 10 11 सालों का, तो मुझे लगता है ऐसा, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, इनके कदम अगर कहीं रुक जाते हैं तो फिर वो पीछे, उससे पीछे स्टेप वो नहीं लेंगे जल्दी। राष्ट्रीय राजनीति में कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जो एग्रीकल्चर कानून है उसको लेकर के आप ये कह सकते हैं 3 बिल वापस लिए गए, वो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कारण हो सकता है उसके पीछे। मगर वैसे दूसरा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि ये बैक मारते हैं। तो अब जब एक बार ये बात हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से सहमत होंगे कि अब हम फिर उसी 50% पे निगोशिएशन कर लें। बिल्कुल भी नहीं। उसका कारण है, और उसका रिफ्लेक्शन इस बात से भी आता है कि एक दिन पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में जब वो थे, तब भी भारत के साथ जो ट्रेड निगोशिएशन हो रहा था, तब भी उनकी ओर से जो प्रतिनिधि थे वो पीटर नवारो थे वहां के,
डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। तो उस वक्त का उनको अनुभव है, और उसी आधार पे अब फिर वो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में है डोनाल्ड ट्रंप के, पीटर नवेरो। कल जो उन्होंने अपना एक बड़ा इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने भारत को एरोगेंट बताया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है हमारा, डिप्लोमेटिक सेटअप है, यानी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं निगोशिएशन में जो बैठते हैं, वो बहुत टफ हैं, बहुत टफ हैं। और लेकिन कोई यंग मिनिस्टर गए थे, नाम नहीं लिया, अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके बारे में कहते ही वॉज वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। वो चाहते थे कि हमारा निगोशिएशन हो जाए। मगर जो डिप्लोमेट्स हैं, मैं तो कहता हूं मुझे गर्व है वैसे डिप्लोमेट्स पर जो कि अपना टफ स्टैंड लेते हैं देश के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस बीच में देखे हैं, कुछ ऐसे विश्लेषक भी इस देश में हैं जो कहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं कि होमवर्क नहीं है, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आप ट्रंप को समझ नहीं पाए, समझने में नाकाम रहे। मैं इसको नॉनसेंस टॉक मानता हूं, और बिना किसी होमवर्क के इस प्रकार की बातें वैसे जर्नलिस्ट करते हैं, वैसे विश्लेषक करते हैं। आप पीटर नवेरो का इंटरव्यू कल का सुनो और उनकी बातें सुनिए कि वो क्या कहता है हमारे डिप्लोमेट्स के बारे में जो निगोशिएशन करने के लिए वहां गया था, और लगातार निगोशिएशन जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा बहुत टफ निगोशिएटर है, वो एरोगेंट हैं, वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है, ऐसा उन्होंने पीटर नवेरो ने कहा। मुझे, मेरे जैसे पत्रकार को, मेरे जैसे इस देश की जनता को तो गर्व है वैसे डिप्लोमेट्स पर जिन्होंने इस प्रकार से उस हालात में रख दिया। और दुनिया आज कातर नरों से भारत की ओर देख रही है कि भारत ही था जिसने ट्रंप को आंख दिखाया, और तो सारे नतमस्तक हो गए। 15%, 19%, 20% और 25% पर भारत ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, और कह दिया कि जिस सेक्टर को, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे दूसरे अन्य जो और ऊर्जा है, सूचना प्रौद्योगिकी है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो क्षेत्र हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे, किसी सूरत में हम आपके लिए ओपन नहीं करने वाले हैं। तो ये तो साफ शब्दों में कहकर आ गए। पॉलिटिशियंस, देखिए पॉलिटिशियंस कई बार कुछ चीजों को, तकनीकी चीजों को नहीं समझते हैं, मगर जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वर्षों से उस सिस्टम में पले बढ़े हैं और देख रहे हैं, तो उनको तो पता है कि हम आज क्या स्टेप उठाएंगे तो 2 साल बाद, 4 महीने बाद या 5 साल बाद क्या हमारी देश की जनता को झेलना पड़ सकता है, इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। तो इसीलिए उन्हें अंदाजा है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के स्टेप उठाए हैं। तो पीटर नवेरो के स्टेटमेंट के आधार, उसी को मानते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत निगोशिएशन करने को तैयार इस मामले पर तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली दूसरी बात मैं ये कहता हूं, लेकिन साथ आएंगे। आएंगे कब? जब उनके कदम वापस जाएंगे, और मजबूरन जाएंगे उनके कदम वापस, इसलिए कि वो भी बातें, ये भी संकेत पीटर नवेरो के ही इंटरव्यू से, जो कि उनका राइट हैंड माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप का आज की तारीख में इकोनॉमिक एडवाइजर की दृष्टि से। तो पीटर नवेरो ने कहा अल्टीमेटली वी विल कम टुगेदर, ये कहा उन्होंने कि अंततः हम दोनों साथ आएंगे। ये कहा। भाई साहब, किस बिना पे, किस आधार पे? आप तो कह रहे हो एरोगेंट है, आप कह रहे हो कि जो यूक्रेन का वार है वो जेलेंस्की और पुतिन का वार नहीं है, वो मोदी वार है। उसने ये शब्द यूज किया, बहुत डेरोगेटरी शब्द उसने यूज किया कि ये मोदी वार है। उसने ये बोला जो रूस से तेल खरीद करके हम अपनी चीजों को रिफाइन करके हम बेचते हैं, ठीक है, वो हमारी अपनी बिजनेस, वो अपना एक मॉड्यूल है हमारा, हम करते हैं। तो उसी की बातों को मैं कह रहा हूं, उसी से संकेत मिल रहा है कि वो देख रहा है, वो भांप रहा है कि कितनी दूर तक ये हमें झेल सकते हैं, कब तक ये हमें इस तरह से रोक सकते हैं, या कब तक ये बिल्कुल रुके रह सकते हैं, कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो भारत की सहनशीलता की जो क्षमता है वो असीमित है इस मामले में सुशील, क्योंकि लंबे समय से इसने बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं मानता कि ये मतलब इस स्थिति में तो कोई निगोशिएशन दोनों देशों के बीच में होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे लग रहा है कि इससे बेहतरीन विश्लेषण नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं ये झटका, वास्तव में झटका ट्रंप को है। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बता दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।